हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। अभी दोस्तों HSC ने अपनी सभी शिफ्टों के एग्जाम लेकर अपनी आंसर की भी दे दी है। और दोस्तों आप सभी कैंडिडेट्स ने अपनी जो आप क्वेश्चन पेपर में आंसर्स जो OMR सीट पर दे के आए थे वो दोस्तों आंसर की के साथ भी मिलान कर लिए होंगे। दोस्तों अब हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स के बहुत सारे साथियों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि मेरे नंबर घटेंगे या फिर बढ़ेंगे। वो अपनी शिफ्ट्स के हिसाब से पूछ रहे हैं कि मेरे नंबर कम होंगे या फिर अधिक होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि HSC जो है वो अवश्य ही जो नॉर्मलाइजेशन करेगी। वो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन करने का जो उसका फार्मूला है वो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको डिटेल से समझाया हुआ है। वो दोस्तों उसके अंदर हमने आपको अच्छे से बताया है कि यानी किस शिफ्ट के अंक दोस्तों कम होंगे और दोस्तों किस शिफ्ट के अंक ज़्यादा होंगे। यानी हमने हर एक जो एवरी कैंडिडेट के हिसाब से यानी हर एक जो भी परीक्षा के अंदर बैठा है वो भी अपने उस फॉर्मूले को पता करके उसको समझकर अपने अंक पता कर सकता है कि अब उसके अंक है वो दोस्तों बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। और दोस्तों हमने बहुत ही अच्छे ढंग से जो HSC का नॉर्मलाइजेशन करने का जो रूल है उसको दोस्तों हमने बहुत ही अच्छे तरह से निचोड़ दिया है और हमने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाया है पूरी डिटेल से। हमने दोस्तों वो आप वीडियो देख सकते हो, इससे पहले वाली वीडियो है उसका लिंक भी दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि HSC ने जो 4 शिफ्ट में एग्जाम लिए थे उससे पहले वाली शिफ्ट हम देखें तो सबसे हार्ड शिफ्ट थी और जो लास्ट वाली शिफ्ट थी वो भी दोस्तों कोई कम हार्ड नहीं थी, वो भी उसकी लेवल के एक समान जैसी ही हमको लग रही थी। तो दोस्तों सबसे यदि हार्ड शिफ्ट की हम बात करें तो अपनी पहली शिफ्ट आएगी जो 26 तारीख की मॉर्निंग को हुई थी। दोस्तों सबसे लास्ट वाली भी हार्ड थी और हम यदि बीच वाली दोनों शिफ्टों को देखें तो वो दोस्तों काफ़ी इजी उनके मुकाबले में आई हुई थी। तो दोस्तों हम यदि नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से चलेंगे तो अवश्य ही जो दूसरी और तीसरी शिफ्ट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको ज़रूर फायदा मिलेगा। और लेकिन दोस्तों ये ज़रूरी नहीं होता कि सभी कैंडिडेट्स को ही फायदा मिले और यानी एक सेम जो शिफ्ट के कैंडिडेट के एक के नंबर घट सकते हैं और दूसरे के दोस्तों बढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी जो रूल है जो HSC का जो हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पूरी अच्छी तरह से डिटेल हमने आपको बताया। दोस्तों जब इससे पहले हमारा जब एग्जाम हुआ था CET का, जब उसने ऐसा फार्मूला अपनाया गया था तो एक ही शिफ्ट के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ गए थे और बहुत सारे कैंडिडेट्स के नंबर घट भी गए थे। तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे बोल रहे थे कि मेरा नंबर घट गया है, मेरे नंबर बढ़ गए हैं, मेरे इतने नंबर बनते थे अब इतने नंबर है। तो दोस्तों यही वो रूल है और इसका हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन जो आप दिया है, यदि आप वो हमारी वीडियो को देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि मेरे नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। आप अपने नंबर का एक गैस यानी अनुमान लगा सकोगे कि मेरे नंबर बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। दोस्तों शिफ्ट की हम बात करें तो दोस्तों हमको सभी को पता है कि 2 शिफ्ट आसान 2 शिफ्ट मुश्किल आई है और HSC ऐसा दोस्तों ऐसा हो सकता है कि अलग अलग कंपनियों को ये जो HSC ने टेंडर दिया हो उस जो क्वेश्चन पेपर को छापने के लिए ऐसी भी खबर दोस्तों ये आ रही है, इसीलिए उनके अंदर दोस्तों हमें इतना वेरिएशन हमें इतना उसके चेंजेस देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब हम जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेकर आया हूँ, इस वीडियो के अंदर दोस्तों अपनी जो लास्ट शिफ्ट हुई थी उसका जो मैथ जो रीजनिंग का पोर्शन है उसका हम कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। दोस्तों पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट तीसरी शिफ्ट का सोल्यूशन जो मैथ जो रीजनिंग का है वो मैं आपको दे चुका हूँ। अब इस वीडियो के अंदर हम अपनी जो चौथी शिफ्ट हुई थी उसके मैथ जो रीजनिंग का पोर्शन है जिसके अंदर हमारे 30% दिए गए हैं उनका हम दोस्तों कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों यदि आपको अपने किसी भी प्रकार का इन क्वेश्चन पेपर के संबंध में कोई डाउट है जो HSC ने लिए हैं वो डाउट अपना आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे शेयर कर सकते हो और अपने जो दोस्तों जो नंबर बन रहे हैं आपके आंसर की के अकॉर्डिंग वो नंबर भी आप हमारे साथ शेयर जरूर करना। और दोस्तों आप अपनी शिफ्ट भी उसके अंदर बताना ताकि हम दोस्तों आपको यदि पूछोगे हमसे कि हमारे नंबर किस हिसाब से एडजस्ट होंगे वो भी दोस्तों हम आपको बता सकें। तो दोस्तों अब हम अपना इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो के अंदर जो मैंने बताया कि अपनी जो चौथी शिफ्ट का है उसकी मैथ जो रीजनिंग का पोर्शन है उसको हम सोल्यूशन करेंगे। और इसके अंदर जो अपना ये दोस्तों मैं बता दूं कि इसके अंदर 5 से 6% तो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के दिए गए हैं। बाकी क्वेश्चन से ऐसे हैं जिन्होंने बढ़िया अच्छी तैयारी की रखी है तो वो दोस्तों उनको आसानी से सोल्व कर सकता था, लेकिन इसके अंदर 5 और 6 क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं उनको दोस्तों हम कंप्लीट सभी के सभी क्वेश्चन का इसके अंदर इसका सोल्यूशन देखेंगे। अब हम यदि इस सोल्यूशन को स्टार्ट करें तो इसके अंदर पहला प्रश्न हमें देखने को मिला कि एक टावर की छाया 20 मीटर लंबी होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। तो टावर की ऊंचाई इसके अंदर पूछी है कि टावर की ऊंचाई कितनी थी। दोस्तों इसमें कि एक टावर की छाया दी गई है 20 मीटर लंबी। इसके अंदर यहाँ पर एक टावर हम लेते हैं
ये अपना एक टावर है और ये 20 मीटर लंबी उसकी एक छाया है, ये 20 मीटर लंबी उसकी एक छाया है और ये यहाँ पर टावर है। अब ये कहता है कि इसका जो उन्नयन कोण है, इसका जो उन्नयन कोण है वो हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। ये दोस्तों हमने मान लिया कि 30 डिग्री है, इसका 30 डिग्री दिया हुआ है। और अब हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये दोस्तों हमको पता चल गया कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर इसको हम क्या मानेंगे, लंब इसको मानेंगे, ये आधार है, इसको हम कर्ण मानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगेगा, यानी हम यहाँ पर ये फार्मूला भी लगा सकते हैं कि लाल कक्का वाला जो होता है अपना लाल कक्का, ये भी फार्मूला हम लगा सकते हैं। इसमें यदि हम लंब बटे में आधार करेंगे तो अपना क्या होता है दोस्तों, ये tan होता है, अपना क्या होता है, tan होता है। अपना tan कितना होता है, इसके अंदर 30 डिग्री दिया है तो हम 30 डिग्री लिख देंगे। अब दोस्तों अपना ये पता होता है कि अपना अल कितना है, यानी इसके जो अल तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, यानी इसकी लंबाई जो यहाँ पर इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको h से डिनोट कर रहे हैं इस ऊंचाई को, और आधार कितना है अपना 20 है। और जो tan होता है 30 डिग्री पर वो दोस्तों 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। तो अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपना h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3, h यहाँ पर आएगा, 20 यहाँ पर आएगा, 20 यहाँ पर आएगा। तो h की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, 20/√3 आ जाएगी। तो यही अपना इसका आंसर होगा, जो कि अपना डी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है 20/√3, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अपना जो अगला प्रश्न आता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन को एक पुल पार करने में 30 सेकंड लगते हैं, एक खंबे को पार करने में उसे 18 सेकंड लगते हैं। पुल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों पुल की लंबाई कितनी है, दोस्तों सबसे पहले हम देखें तो 90 जो उसकी रफ्तार है, उसकी चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उस गति से चलती है तो वो उसको एक पुल को पार करने में 30 सेकंड लगते हैं। तो हम देख लेते हैं कि वो 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, यानी उसकी स्पीड कितनी है, वो इसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम इस हिसाब से देख लेंगे कि वो 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, कि 30 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों हमको पता है कि हमें यहाँ पर मीटर में ज्ञात करना है, तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर 90,000 मीटर आ जाएंगे, क्योंकि 1 मीटर में 1000, एक जो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 90,000 मीटर आ जाएंगे। ये दोस्तों हमको पता है 3600 सेकंड में इसको करती है, 3600 सेकंड में इसको करता है, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। हमें 30 का निकालना है तो हम 30 से इसको गुणा कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। यहाँ पर हम यदि इसको काटते हैं 5 पर, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, ये 6 पर कट गया, और दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे तो 150 आ जाएगा। यानी 750 जो मीटर की दूरी है वो 30 सेकंड में वो तय कर रही है। जो ट्रेन है वो 750 मीटर की दूरी 30 सेकंड में वो क्या कर रही है। अब हमें देखना है कि वो 28 सेकंड में एक खंबे को, दोस्तों यदि वो एक खंबे को पार करती है तो उसको खुद की लंबाई जितनी ही दूरी तय करनी होती है, क्योंकि जो खंबे की लंबाई होती है वो हम 0 ही मान लेते हैं। लेकिन जो पुल की लंबाई होती है, यानी यदि कोई ट्रेन पुल को क्रॉस करती है तो उसको खुद की लंबाई के साथ साथ उसको जो पुल की लंबाई होती है उसको भी दोस्तों क्रॉस करना होता है, यानी दोनों को क्रॉस करना होता है। लेकिन अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो खंबे जब वो पार करती है तो दोस्तों वह खुद की लंबाई जितना ही वो जो डिस्टेंस कवर करेगी। तो हमें इससे क्या है कि जो रेलगाड़ी है उसकी जो लंबाई ज्ञात हो जाएगी। उसकी लंबाई कैसे ज्ञात हो जाएगी, वो 90,000 मीटर तय करती है 3600 सेकंड में। अब हम 18 की निकाल लेंगे, 18 में कितनी करेगी, 2 0 से 2 0, ये हम 6 पर काट देंगे, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो अपना 150 आ जाएगा, यानी 450 आ जाएगा। कि जो ट्रेन की लंबाई है वो है दोस्तों 450, वो जो ट्रेन की लंबाई 450 है, और 30 सेकंड में वो दोस्तों हमको पता है कितना तय कर रही है, 30 सेकंड में 750 कर रही है, 750 कर रही है 30 सेकंड के अंदर। और इसमें से जो ट्रेन की लंबाई है वो दोस्तों कितनी है, अपनी 450 है। तो जो बाकी बची हुई है अपनी वो जो पुल की लंबाई आ जाएगी, पुल की लंबाई आ जाएगी। क्योंकि हमको दोस्तों पता है कि जो उस प्लेटफॉर्म को उसको पार करने के लिए उसकी खुद की जो डिस्टेंस है, जो लंबाई है, उसको कवर करने के साथ साथ में उसकी जो पुल की लंबाई है उसको भी पार करना पड़ेगा। दोस्तों हमको पता चल गया कि जो इसकी जो खुद की लंबाई है वो दोस्तों 450 मीटर है, इसकी 450 मीटर है, और इसने 30 सेकंड के अंदर 750 मीटर की दूरी तय की है। तो 750 में से इसकी 450 तो इसकी खुद की है, बाकी जो बची वो उसकी पुल की आ जाएगी। तो पुल की कितनी आ गई, इसमें 300 मीटर आ गई। तो 300 मीटर इस पुल की लंबाई अपनी आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अब दोस्तों अपना अगला प्रश्न आता है कि नीचे दी गई तालिका में किस विभाग में प्रति कर्मचारी लाभ सबसे कम है। दोस्तों इसमें सबसे कम हमें निकालना है कि प्रति कर्मचारी, तो प्रति कर्मचारी क्या होता है, औसत होता है, तो हम इसका औसत ही निकालेंगे।
कि इसका औसत जो है वो प्रति कर्मचारी सबसे कम है, वो दोस्तों किस डिपार्टमेंट के अंदर है, वो इसके अंदर पूछा है। तो हम इसके अंदर लिख लेते हैं। तो HR जो डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो डिपार्टमेंट है, उसमें 20 कर्मचारी है, लाभ उसके अंदर 40 लाख दिया गया है। लेकिन जो इसमें अंदर IT विभाग है उसके अंदर 80 कर्मचारी है और 70 लाख रुपये का लाभ दिया गया है। अब हम यदि प्रचालन का देखें, प्रचालन के अंदर वो दोस्तों हम देखेंगे तो 50 कर्मचारी है इसके अंदर, वो 50 लाख रुपए ही इसका लाभ है। अब यदि सेल्स को देखें, सेल्स डिपार्टमेंट को, इसके अंदर 60 कर्मचारी है और 30 इसके अंदर लाभ है। अब हमें सबसे कम लाभ निकालना है कि सबसे कम लाभ प्रत्येक कर्मचारी किस डिपार्टमेंट के अंदर है। यहाँ पर तो दोस्तों लाभ दिया हुआ है, ये प्रॉफिट है, यहाँ पर नंबर ऑफ कर्मचारी है, एम्प्लॉयज़ है। तो यहाँ पर हम देखें तो जो लाभ है ये दोस्तों इसके डबल है, यानी 2 गुना है। यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों 1 जो गुना से कुछ कम है, यानी हम इसको 70/80 करेंगे, 70/80 करके गुना 100 करेंगे। तो ये दोस्तों कितना आएगा अपना, 1 से थोड़ा कम आएगा, यानी 1 से थोड़ा कम आएगा। और ये हम करें तो पूरा 1 आएगा, क्योंकि प्रति कर्मचारी कितना है, यहाँ पर 50 कर्मचारी, 50 लाख ही इसके अंदर लाभ है, तो 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा पर कर्मचारी। यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो 30 जो लाख लाभ है और 60 जो इसके अंदर कर्मचारी है, तो आधा ही आया इसके अंदर, आधा, यानी आधा लाभ, यानी लाख, यानी 50,000 इसके अंदर प्रति कर्मचारी लाभ आ रहा है। तो सबसे कम दोस्तों हम देखेंगे तो यही आ रहा है, क्योंकि ये तो इसका तो डबल है, ये तो डबल है, ये 1 से थोड़ा कम है, ये तो 1 के बराबर है और ये अपना आधा है। तो दोस्तों सबसे कम कौन सा हुआ, यही हुआ। तो सबसे कम इसके अंदर बिक्री विभाग के अंदर आ जाएगा, जो कि B ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं चौथे नंबर का इसके अंदर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। अब हम इसको करते हैं। इसमें हमें क्या लिखा गया है, इसमें x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि हमें x की वैल्यू कितनी दी गई है, x की वैल्यू वर्गमूल 3 प्लस में वर्गमूल 2, आगे हम देखें तो वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2, और y की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, y की वैल्यू वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 बटे में वर्गमूल 3 और प्लस में वर्गमूल 2, ये हमें दी गई है। और अब हम इसको किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर अक्स वाले को लेते हैं। अक्स में कितना लिखा हुआ है कि वर्गमूल 3 प्लस में हमें निकालना क्या है, इसके अंदर एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। तो दोस्तों हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अक्स वाला लें तो ये आएगा, इसके बटे में कितना दिया हुआ है हमें, वर्गमूल 3 माइनस 2 दिया हुआ है वर्गमूल में। अब दोस्तों हम जो नीचे वाले का हम इसको करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में लेके आते हैं, तो इसका हम उल्टा इसके जो मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे, इसके मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का है तो हम यहाँ पर, यदि माइनस का है तो हम यहाँ पर प्लस वाले से करेंगे कि 3 के प्लस में वर्गमूल 2, इसके बटे में भी यही कर देंगे, वर्गमूल 3 प्लस में वर्गमूल 2 ये कर देंगे। तो अब यदि हम इसको करते हैं तो इसकी हम यदि गुणा करेंगे, इनकी गुणा करेंगे तो अपना दोस्तों कितना आ जाएगा, ये हम देखेंगे तो वर्गमूल 3 प्लस में वर्गमूल 2 की स्क्वायर आ जाएगा, 2 की स्क्वायर आ जाएगा। इसकी हम यदि गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 माइनस, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस आएगा, वर्गमूल 2 की करेंगे तो 2 आएगा, यानी बटे में 1 आ जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका दोस्तों ये आ गया, इसका ये आ गया। अब x की वैल्यू अपनी ये आ गई। अब हम यदि y की वैल्यू हम यदि ज्ञात करें, यदि y की वैल्यू हम यदि ज्ञात करें तो y में इसमें कितना दिया हुआ है, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 प्लस में वर्गमूल 2 ये में दिया हुआ है। दोस्तों इसी तरह से करेंगे हम इसको, यहाँ पर हमारा कौन सा निशान है, यहाँ पर प्लस का, तो हम इसको माइनस वाले से इसके दोनों की हम गुणा करेंगे, ऊपर वाले की और नीचे वाले की, बीच में हमें माइनस का लगा देंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे वर्गमूल 3 माइनस में वर्गमूल 2। तो अब हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर किसकी स्क्वायर बनेगी, ये वर्गमूल 3 माइनस में वर्गमूल 2 की स्क्वायर बनेगी, यहाँ पर प्लस की बनी, यहाँ पर माइनस की बनेगी। सेम यहाँ पर कैसे होगा, वर्गमूल 3 के साथ गुणा करेंगे 3 आएगा, प्लस माइनस में से माइनस आएगा, वर्गमूल 2 की करेंगे 2 आएगा। तो ये दोस्तों 1 आ जाएगा, जिसको लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो अपनी y की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू अपनी ये आ गई, ये हमें नोट कर लेनी है। तो ये अपनी x की वैल्यू आ गई, ये अपनी y की वैल्यू आ गई। अब हम इसको करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका फार्मूला क्या होता है, हमको पता है कि a की स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल 3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस में b की स्क्वायर ये 2 आ जाएगा, प्लस में 2ab, a कितना है अपना 3 है और b कितना है अपना वर्गमूल 2 है। इसका क्या आएगा अपना, इसका यदि हम करेंगे
तो इसका a की स्क्वायर यानी कितना 3 आ जाएगा, माइनस यानी प्लस में b की स्क्वायर मतलब 2 आ जाएगा, माइनस में 2ab, a कितना है वर्गमूल 3 और b कितना है वर्गमूल 2, ये इसका आ जाएगा। अब दोस्तों हम इसको करें तो अपना कितना आ जाएगा कि 5 प्लस में 2 वर्गमूल में 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। और इसका हम देखें तो कितना आ जाएगा 5 प्लस में ये माइनस में 2 वर्गमूल 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इनकी दोनों के गुणा करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा वर्गमूल के अंदर। अब हमें x, ये तो अपना x की वैल्यू है, अपनी y की वैल्यू है। अब दोस्तों हमें इनका स्क्वायर निकालना है, क्योंकि स्क्वायर करके प्लस में करना है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, a की स्क्वायर मतलब 25 की, ये 25 आ जाएगा, b की स्क्वायर मतलब इसकी स्क्वायर करेंगे अपन तो 2 की करेंगे 4 आएगा, इसकी स्क्वायर करेंगे तो 6 बन जाएगा, 4 की 6 की गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। और प्लस में 2ab, a कितना है इसके अंदर 5 है, 2ab, a कितना है इसके अंदर 5 है, b कितना है ये है, तो 2ab करेंगे तो 2 दूनी 10 दूनी 20 आ जाएगा, 20 वर्गमूल 6 आ जाएगा, 20 वर्गमूल 6 आ जाएगा। और इसका देखें हम, इसका कितना आएगा, इसका देखो 25 आएगा, यानी a की स्क्वायर 25 आ जाएगा, प्लस में b की स्क्वायर, इसकी हम स्क्वायर करेंगे, इसकी स्क्वायर तो 2 की स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, इसकी स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो हम गुणा में 6 करेंगे तो इसकी 24 ही आएगा, 24। और इसके माइनस में, अब हम इसके माइनस करेंगे क्योंकि a माइनस में b की स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लगेगा। अब 2ab करेंगे तो 5 की 2 सबसे पहले 2 की 5 के साथ करेंगे 10 आएगा, फिर 10 की 2 के साथ करेंगे 20 आएगा, तो 20 आ जाएगा, वर्गमूल 6 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। अब हम इसको करके देखें तो ये इससे ये कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, ये हम जोड़ेंगे तो क्योंकि हमें जोड़ना है तो ये हम जोड़ेंगे 50 आ जाएगा, ये हम जोड़ेंगे तो ये 48 आ जाएगा, दोनों को क्योंकि ये तो अपना कट ही गया, दोनों को जोड़ेंगे तो अपना 98 आ जाएगा। ये अपना उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में कौन से में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर उसको पूरा करेगा, ये दोस्तों हमें दी गई है। दोस्तों हमें एक श्रृंखला दी गई है और हमें ऑप्शंस में जो हमें इसके अंदर दिए गए हैं वो हमें श्रृंखला के अंदर पुटअप करना है और हमें देखना है कि इसमें से कौन सा विकल्प उस श्रृंखला को पूर्ण कर देगा, यानी पूरा कर देगा। इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे कि इसके अंदर हमें श्रृंखला क्या दी गई है, GFEIG, आगे ये ब्लैंक EII, बाद में FEI, बाद में GF और I दिया हुआ है। इसके अंदर दोस्तों यदि हम ऑप्शन ए को रखते हैं, इसके अंदर जो है IFGIE, इसको यदि हम रखते हैं तो I यहाँ पर रखेंगे, F यहाँ पर रखेंगे, G यहाँ पर रखेंगे, I यहाँ पर रखेंगे, E यहाँ पर। दोस्तों ये श्रृंखला किस प्रकार से बन जाती है, GFEII, 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 इस प्रकार से दोस्तों ये श्रृंखला बन जाती है। तो अपना ये उत्तर सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन। इस जो दोस्तों मेरे अंदर जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर जो ए ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं कि श्रृंखला को पूर्ण करना है, यानी एक श्रृंखला दी गई है, हमें उस श्रृंखला को पूर्ण करना है और हमें श्रृंखला की दी गई है कि 4, 7, आगे 13, 25, 49 दी गई और आगे इसमें पूछा कि क्या आएगा। दोस्तों हम देखें इसको किस प्रकार से करेंगे, तो इसके अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर 3 ऐड हुआ है, इसके अंदर 6 ऐड हुआ है, इसमें अपना 12 ऐड हुआ है, यहाँ पर अपना कितना 24 ऐड हुआ है, यानी इसके डबल ऐड हो रहे हैं। 3 से 6 ऐड हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 24 हुआ, आगे दोस्तों 48 ऐड हो जाएगा, यानी कि इसमें 97 आ जाएगा, 97 आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर देंगे। अपना तो दोस्तों एक आगे एक दोस्तों चित्र दिया गया है, उसके अंदर क्या लिखा गया है कि यदि त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, आयत व्यवसायियों को दर्शाता है, और इसके अंदर जो वृत्त दिया गया है वो दोस्तों जो करोड़पति को दर्शाता है, तो कौन सी संख्या उन पुरुषों को दर्शाती है जो व्यवसायी और करोड़पति दोनों है, तो ये हमें निकालना है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले जो इसके अंदर चित्र दिया गया है उसको हमें बना लेते हैं। इस चित्र में किस प्रकार से दिया गया है, एक हमें यहाँ पर आयत दिया गया है, ये आयत दिया गया है, और यहाँ पर हमें एक वृत्त दिया गया है, यहाँ पर हमें एक वृत्त दिया गया है, और यहाँ पर हमें एक त्रिभुज भी दिया गया है, यहाँ पर करके इस प्रकार से हमें एक त्रिभुज दिया गया है। तो इस प्रकार का ये चित्र है। यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है,
यहाँ पर 13 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 और 7 लिखा गया है। और हमें निकालना क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो त्रिभुज है ये दोस्तों पुरुषों को शो कर रहा है, ये जो है ये पुरुषों को शो कर रहा है। वृत्त जो है ये दोस्तों करोड़पति को, यहाँ पर करोड़पति हम लिख देंगे कि ये करोड़पति को शो कर रहा है। जो आयत है ये दोस्तों व्यवसायियों को यानी बिजनेसमैन जो है उनको शो कर रहा है। अब हमें बताना है क्या है इसके अंदर, हमें वो बताना है कि उन पुरुषों की संख्या बताना है जो व्यवसायी और जो करोड़पति दोनों है, यानी जो हमें पुरुष बताने हैं जो व्यवसायी भी होने चाहिए और साथ में दोस्तों करोड़पति भी होने चाहिए, यानी सभी में वो आना चाहिए। सभी में हम देखेंगे दोस्तों, यदि हम 13 देखें तो इन दोनों में नहीं आएगा, ये तो आई इसमें एक अकेले में आ रहा है। 8 दोस्तों इसके अंदर नहीं आ रहा है, 7 दोस्तों इसके अंदर नहीं आ रहा है, 3 हम देखें तो इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर नहीं आ रहा है। 10 को हम देखेंगे तो ये अपने त्रिभुज में भी आ रहा है, वृत्त में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है, तो इसका 10 अपना सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। अब अपना अगला प्रश्न आता है कि एक किसान अपने खेत में देखता है और मुर्गियाँ और गायें दोनों देखता है, वह कुल 30 सिर और 74 पैर गिनता है। यह मानते हुए कि हर जानवर का एक ही सिर है, किसान के पास कितनी मुर्गियाँ है दोस्तों ये हमें बताना है। दोस्तों इसके अंदर वो क्या देख रहा है, मुर्गियाँ देख रहा है और दोस्तों गायें देख रहा है। हमें पता है कि जो मुर्गियाँ होती हैं इनके 2 पैर होते हैं, गायें के 4 पैर होते हैं, सिर जो होता है उनको एक ही होता है। इसमें दोस्तों यदि हम ऑप्शन को लेकर चले तो बिल्कुल सही हम इसको ईजिली कर सकते हैं, लेकिन इसका जो और मेथड होता है, एक्चुअल जो इसका मेथड होता है वो भी दोस्तों मैं इसका करवा दूंगा आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर जो हम लेके चलेंगे तो अपना 23 नंबर ऑप्शन देखते हैं, जो 23 जिसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमें पता है कि इसके अंदर जो मुर्गियों की संख्या यदि हम 23 मानेंगे तो गाय की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके अंदर 7 हो जाएगी, क्योंकि टोटल इसके अंदर दोस्तों 30 सिर है, 30 सिर है तो इसके अंदर 30 जानवर मिलेंगे। 23 हमने ये माननी है तो 7 ये हो जाएंगे। यदि हम देखें ये इसके अंदर जो इसके 2 पैर होते हैं तो इसके 46 पैर हो जाएंगे, इसके 4 पैर होते हैं तो 28 पैर हो जाएंगे। दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसके 74 पैर आ जाएंगे और 74 पैर ही इसके अंदर दिए हुए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। दूसरा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, एक्स को हम मान लेते हैं मुर्गी, वाई को हम मान लेते हैं गायें। यदि हम इनको करेंगे तो इन दोनों की संख्या हमको पता है कि इन दोनों की संख्या कितनी है, 30 है। वो जो मुर्गी का पैर कितना होता है, 2 अक्स, और वाई इसका जो गाय का कितना होता है, 4 पैर होते हैं, जो 4 वाई ये हमें 74 पैर इसके दिए हुए हैं। यदि हम इसको करेंगे तो हम एक्स एक्स को यदि बराबर करें तो यहाँ पर 2x प्लस में 2y बराबर में 60, क्योंकि हम पूरे की 2 से गुणा कर देंगे ताकि एक्स एक्स इक्वल हो जाए। तो प्लस में 4y बराबर में 74, ये अपना आ गया। अब ये दोनों इक्वल हो गई है, हम इसको एक प्लस का बनाएंगे एक माइनस का बनाएंगे, नीचे वाले को हम इसको घटा देंगे तो ये अपना कट जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, -2y, यहाँ पर -14 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कटेगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/7, यानी 2 आ जाएगी तो 7 आ जाएगी। y की वैल्यू अपनी 7 आ गई, यानी गाय जो है वो अपनी 7 होगी। तो दोस्तों मुर्गियों की संख्या हम निकाल देंगे, क्योंकि टोटल इनकी 7 है तो गायें 7 है तो मुर्गियों की संख्या 23 ही होगी। हम इसको यहाँ पर रख के देखते हैं तो यहाँ पर x का x, y की वैल्यू 7 आई है, बराबर अपना 30 है। ये x इस साइड में रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, 7 उस साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो अपना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपनी 23 आ जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अपनी जो मुर्गियों की संख्या निकाल सकते हैं। आगे जो अपना इसके अंदर प्रश्न आता है वो हम देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है कि विषम हमें छांटना है कि विषम कौन सा होगा। दोस्तों 4 संख्याएं दी गई है, 169, 143, 91 और 187। ये संख्या हम देखें तो दोस्तों किसी का भी स्केयर नहीं होती है, ये संख्या दोस्तों 13 का स्केयर होती है, ये संख्या 13 का स्केयर होती है, लेकिन ये किसी भी जो संख्या का स्केयर नहीं होती है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन जिसमें 169 लिखा हुआ है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लस और गुणा के निशान को आपस में चेंज करने हैं, 12 और 18 को आपस में चेंज करना है, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा समीकरण वो सत्य होगा। दोस्तों इसके अंदर 4 समीकरण दिए गए हैं और इस प्रकार से चेंज करते हुए हमें बताना है कि इनमें से कौन सा समीकरण वो सत्य सिद्ध होगा। तो दोस्तों मैं आपको सत्य वाला जो इसके अंदर समीकरण है उसको हम लेकर चलते हैं और वो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों कैसे ये सत्य सिद्ध होता है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले जो इसका बी ऑप्शन इसके अंदर है वो इसका सही होगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि 18 प्लस में 16 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, आगे गुणा में 12 लिखा हुआ है, बराबर में 90 दिया हुआ है। यदि हमें पता है कि 18 को हमें 12 से करना है, प्लस को हमें गुणा से करना है, 6 का 6 ही रहेगा, गुणा वाले को हमें प्लस से करना है, 12 को 18 से करना है, बराबर में 90 आना चाहिए। 12 6 72 आएगा
और 18 इसमें ऐड करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। तो 90 बराबर में 90, तो इस प्रकार से अपना जो इसका बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 90 इसका सही वैल्यू बन रही है। विषम चुनना है वायलिन, सितार, गिटार, बांसुरी। दोस्तों हमें पता है कि वायलिन, सितार और गिटार होती है, इसके अंदर दोस्तों तार होती है, लेकिन जो बांसुरी होती है इसके अंदर सुराख होते हैं। यानी इन सभी को जो बाकी बचे हुए हैं इनको दोस्तों हम तार की मदद से हम इसको बजाते हैं, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बांसुरी होती है इसके हम अंदर फूंक मार के इसको बजाते हैं। तो ये दोस्तों इसके अंदर अंतर होता है। तो बाकियों में तार होते हैं, इसके अंदर दोस्तों फूंक मार कर इसको बजाया जाता है। तो डी ऑप्शन जिसमें बांसुरी लिखा गया है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। काजल घर से अस्पताल के लिए निकली, वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चली। हम इसकी दिशाएं मानती हैं, ये अपनी पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये अपनी उत्तर हो जाएगी, ये अपनी दक्षिण दिशा हो जाएगी। पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चली, यानी पूर्व की ओर वो 5 किलोमीटर चली है। यहाँ पर ये 5 किलोमीटर चली, यहाँ से यहाँ पर आ गई वो। यहाँ पर आने के बाद में कहता है कि फिर दक्षिण पूर्व की ओर जो मुड़कर 10 किलोमीटर चली। दक्षिण पूर्व की ओर कौन सा ये है, तो अब इसकी ओर ये मुड़ी और 10 किलोमीटर चली 10 किलोमीटर चली है ये। अब कहता है कि वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर आगे 10 किलोमीटर चली। उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व कौन सा इसका, उत्तर ये होगा और पूर्व ये होगा। तो इस प्रकार से ये चली, इस प्रकार से चली, ये 10 किलोमीटर फिर चली। अब ये पूछ रहा है कि इसके प्रारंभिक स्थान से उसके घर के सापेक्ष अस्पताल किस दिशा में है। इसका घर यहाँ पर है, अस्पताल यहाँ पर है, तो दोस्तों ये किस दिशा में हुआ, ये इसके पूर्व दिशा में हुआ। तो इसका पूर्व उत्तर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। आगे दोस्तों हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्द को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करता है। कोशिका, जीव और एंट का हमें बताना है। दोस्तों कोशिका क्या होती है, कोशिका का एक पूर्ण रूप, यानी कोशिका से क्या बने होते हैं, जीव बने होते हैं। तो इसी प्रकार एंट से क्या बनती है, इमारत बनती है। हमें ये पूर्ण संपूर्ण हमें लेना है, तो इसके अंदर दीवार न लेकर हम इमारत लेंगे, क्योंकि जीव अपने आप में एक संपूर्ण होता है। इसी प्रकार हम इमारत लेंगे, न कि दीवार। दीवार संपूर्ण नहीं होती, इमारत अपने आप में संपूर्ण होती है। तो इमारत इसका सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमें इसके अंदर मान ज्ञात करना है। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है कि 3.2 गुणा में 1.5 प्लस में 6.72 प्लस में भाग में 0.8 और माइनस में हमें 2.1 की स्क्वायर दिया गया है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसका मान क्या होगा, इसको हम किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, इसको हम 32/10 इस प्रकार से लिख सकते हैं। 32/10 इसको हम 15/10 इस प्रकार से लिख लेंगे। प्लस में 672 बटे में 100 करेंगे। ये 672 है, इसके बटे में आप 100 करेंगे और आगे जो 8 है 8 के बटे में आप 10 करेंगे, क्योंकि इसकी जो पॉइंट है वो हम हटाएंगे। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो ये उल्ट जाएगा। यहाँ पर 100 गुणा में अपना कितना आ जाएगा, 10/8 आ जाएगा। अब आगे हमें कितना दिया गया है माइनस में, इसका हम 21/10 लिख के इसकी स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो इसकी हम इस प्रकार से कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 320 में से 160 हम यदि ऐड करेंगे तो 480 आएगा। 480 बटे में 100 आ जाएगा ये। प्लस में यदि हम इसको करें, इसको काटते हैं तो 0 से 0 कट जाएगी। यदि हम इसको 8 पे काटें तो 8 8 64 ये 84 आ जाएगा। यदि 84 बटे ये 10 आ जाएगा। यदि हम इसको करेंगे तो ये 441 बटे में 100 आ जाएगा। यदि हम अब इसका हम यदि 100 एलसीएम लें तो ये 480 होगा, प्लस में ये 840 होगा, माइनस में अपना 441 होगा। यदि हम अब इसमें जोड़ के इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, ये अपना 480 में से ये 840 हम इसमें जोड़ेंगे। सबसे पहले 0 2 ये 1320 आ जाएगा। इसमें से हम 441 घटाएंगे, बटे में अपने कितनी है 100 है। यदि हम इसको घटाएं तो 9 आएगा। यहाँ पर ये 7 आ जाएगा, 12 में से 8 आ जाएगा, बटे में 100 8.79 इसका उत्तर आ जाएगा। 8.79 यानी सी ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है 8.79 वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे दोस्तों हम देखेंगे एक व्यापारी 2000 रुपये मूल्य की एक वस्तु पर 20% और X% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 1280 है तो हमें X का मान निकालना है, यानी जो दोबारा का है, यानी दोबारे जो इसमें 2 बार जो छूट दी गई है तो दूसरी बार छूट दी गई है वो हमें निकालना है कि दूसरी बार उस पर कितनी छूट दी गई है। तो सबसे पहले इसका जो अंकित मूल्य हमें दिया गया है वो 2000 रुपये दिया गया है। तो सबसे पहले हम 2000 रुपये लिख लेते हैं। 2000 रुपये हमने लिख लिया। इसमें 20% की इसने छूट दी तो इसने 400 रुपये छूट दे दी होगी, 1600 रुपये ये बच गया होगा। अब इसमें कुछ छूट दी और इसका जो मूल्य हो गया वो 1280 रुपये हो गया। यानी इनका हम डिफरेंस देखें तो वो 320 आया है।
तो हमें पता है कि 1600 का 320 कितना होता है, 20% ही होता है, तो इसका 20% आ जाएगा। यदि हम इसको करके भी देखें तो 320 बटे में 1600 गुणा में 100, इसका हम काटेंगे तो अपना 20 ही आएगा, तो 20% इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। किसी उद्यम में 8 महीने के लिए 50,000 रुपये निवेश करता है, जबकि बी 6 महीने के लिए 80,000 रुपये निवेश करता है। ए और बी का इसका लाभ विभाजन अनुपात में निकालना है। दोस्तों जितने समय के लिए इन्होंने पूंजी लगाई बिजनेस के अंदर, उतने समय में हम इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे और उनका जो अनुपात होगा उसी अनुपात में ये दोस्तों ये लाभ हानि बांटेंगे। किस प्रकार से करेंगे, इनकी पूंजी कितनी है, ए की है, ये बी की है। ए की कितनी है इसके अंदर, ए की इसके अंदर 50,000 रुपये है। इसने कितने महीने लगाए रखी, इसने दोस्तों इसने 8 महीने लगाए रखी, तो इसका कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। बी का हम देखें तो इसकी 80,000 रुपये है इसकी पूंजी, ये 6 महीने लगा रखी है, तो 480 आ जाएगा इसका 480 आ जाएगा। 4 0 से 4 0 काट देंगे, 40 और 48 आ गया। इसको काटेंगे अपन 5 पर 6 पर, ये 8 पे कट जाएगा, ये 5 और ये 6, 5:6 आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक निर्माता एक दुकानदार को एक वस्तु उसके लागत मूल्य पर 25% के लाभ पर बेचता है, फिर दुकानदार उसी वस्तु को एक ग्राहक को 500 रुपये में बेचता है, जिससे उसे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। वस्तु के लिए निर्माता का मूल्य क्या था, ये दोस्तों हमें बताना है। दोस्तों सबसे पहले जो उसका प्रोड्यूसर होता है, जो उसका मैन्युफैक्चरर होता है, वो एक जो दुकानदार को 25% का पर लाभ पर उस वस्तु को बेच देता है। आगे वो उसको 500 रुपये पे बेच देता है, जो दुकानदार है वो एक जो कस्टमर को 500 रुपये में बेच देता है, और उसे विक्रय मूल्य पर 100 रुपये लाभ होता है। विक्रय मूल्य पर दोस्तों हम ऐसे मान लेते हैं कि उसका जो विक्रय मूल्य है वो 100 रुपये ही है, यानी ग्राहक को उसने 100 रुपये में ही वो वस्तु को बेची है, और उस पर कितना रुपये इसका लाभ हो रहा है, 20% उसको लाभ हो रहा है, यानी वो उसको 80 रुपये में आके पड़ी होगी, उसको 80 रुपये में आके पड़ी होगी जो उस दुकानदार को, और दुकानदार को ये वस्तु मिल रही है 25% लाभ पर, जो मैन्युफैक्चरर है वो इसको 25% लाभ पर दे रहा है। तो दोस्तों इसमें यदि 25% लाभ है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 125 के बराबर हो गई, और इसकी हम 100 यदि हम इसका क्रय मूल्य निकालें तो ये 4 पकड़ जाएगा, 5 पकड़ जाएगा, ये इसको हम काटेंगे 16 आ जाएगा, 16 64 इसका क्या क्रय मूल्य है, 64। यदि हमने 100 रुपये इसका विक्रय मूल्य माना तो 64 रुपये इसका क्रय मूल्य आया है, और इसके अंदर हमें दिया हुआ 500 दिया हुआ है, 500। तो यदि हम इसकी 5 गुना करें, इसकी हम 5 गुना करें तो ये 500 हो जाएगा, यदि हम इसकी 5 गुना करेंगे तो अपना 320 आ जाएगा इसका उत्तर। तो 320 इस प्रकार से हम इसका उत्तर निकाल देंगे। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, 64 अपना 100 पर है, हमें 500 का निकालना है, तो 500 को हम इसको करेंगे 5 पर, 5 से गुणा होकर 320 इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे छोटी क्लास जो अपनी होती थी उसके अंदर तो हम ऐसे करते थे, जैसे 64 रुपये नहीं, जैसे 100 रुपये विक्रय मूल्य है तो इसका क्रय मूल्य 64 है, एक है तो 64 बटे 100, फिर हम दोस्तों 500 पे निकालते तो हम इसके गुना में 500 करके हम निकाल लेते थे। तो इस प्रकार से 320 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि इसके ऑप्शन नंबर किसमें, सी में लिखा हुआ है। तो अपना जो इसके अंदर 29वें नंबर का प्रश्न है, जो मैथ का जो था, जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, इसका जो उत्तर है वो दोस्तों सी ऑप्शन जिसमें 320 लिखा हुआ है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे यदि हम देखें तो एक मशीन प्रत्येक 2.5 मिनट में 1 यूनिट का उत्पादन करती है। यदि 2 घंटे के निरंतर चलने के बाद उसकी क्षमता 10% कम हो जाती है तो 5 घंटे की शिफ्ट में यह कितने यूनिट का उत्पादन करेगी। दोस्तों देखो 2.5 में ये 1 यूनिट का उत्पादन कर रही है, 1 यूनिट का उत्पादन कर रही है। यदि 2.5 में यदि हम इसकी पॉइंट हटाएं तो इसको हम यहाँ पर 25 लिख दें, तो पॉइंट यहाँ पर हटाएंगे, इसके हमने 10 से गुणा की तो इसको हम 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी 10, यानी 25 मिनट में वो 10 यूनिट निकालती है। 25 मिनट में वो 10 यूनिट निकालती है, तो हमें निकालना कितना 120 का 10 यूनिट, क्योंकि पहले 2 घंटे चलती है, 2 घंटे में निरंतर चलने के बाद में 2 घंटे निरंतर चलने के बाद में ही उसकी एफिशिएंसी वो 10% कम हो रही है। तो 2 घंटे तो वो सही चली है, तो 2 घंटे में उसने कितनी निकाल दी होगी। यदि हम करेंगे इसको 120 से कर देंगे, क्योंकि ये निकाल देंगे 25 मिनट में, यहाँ पर निकाल देंगे 120 में, क्योंकि 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, ये हम काटेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 दूनी 48, यानी 48 यूनिट का उसने उत्पादन कर दिया होगा। अब क्या कहता है कि वो 10% उसकी एफिशिएंसी कम हो गई, तो अब वो 25 में 10 निकाल रही थी, तो दोस्तों वो 25 में 9 निकालेगी, क्योंकि इसका 10% कितना होता है, एक इसका कम हो गया तो वो 9 निकालेगी। अब दोस्तों वो 2 घंटे और चलती है, तो वो 9 निकाल रही है 25 मिनट में,
2 घंटे में यानी 120 में कितनी निकालेगी वो हम काटेंगे। तो यहाँ पर कितने कट जाएगा, यहाँ पर 24 पर 5 पर काटेंगे। तो इस प्रकार से अपना ये आ जाएगा 24 की 9 से करेंगे 216, 216 बटे में 5। यदि हम इसको यदि हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, 3.2 ये अपना आ गया। अब दोस्तों ये कहता है कि अब 1 घंटा अपना और बचता है, क्योंकि 5 घंटे पूछा है, 2 घंटे का ये निकाल दिया, 2 घंटे का ये निकाल दिया, तो 4 घंटे में टोटल ये हो गया। अब हमें 1 घंटे का और निकालना है और उसकी जो एफिशिएंसी है फिर 10% कम हो जाएगी। 9 का 10% करेंगे तो 0.9 यानी 8.1 रह जाएगी। तो 25 मिनट में वो निकालती है 8.1। तो अब हमारी 60 मिनट रहती है, क्योंकि 5 घंटे टोटल चलता है, 4 घंटे हो चुके हैं, 1 घंटा बाकी है, तो 60 मिनट का हम निकाल लेंगे। तो 8.1 निकालती है 25 मिनट में, हम 60 मिनट का इसका निकाल लेंगे। तो ये 5 पकड़ जाएगा, 12 और 5। इसका हम यदि पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट भी इसका हटा सकते हैं। पॉइंट इसका हम इस प्रकार से कर सकते हैं 81 बटे में 10 कि गुणा में ये 25 है, 25 मिनट में निकालती है, 60 का हमें ज्ञात करना है। तो 81 बटे में इसका 250 आ जाएगा गुणा में 60। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। तो इसका अपना कितना आ जाएगा 19.44 आ जाएगा, ये 19.44 आ जाएगा। तो अब ये जोड़ेंगे अपना 110.64 आ जाएगा। और इसमें हमें इसके यदि राउंड ऑफ करके देखें तो 110.8 ये इसके राउंड ऑफ बनता है। तो इसका सी ऑप्शन जिसमें 110.8 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। 7 मीटर त्रिज्या और 24 मीटर ऊंचाई वाला एक शंकुआकार तंबू बनाया गया है। यदि कपड़े की लागत 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो इसे बाहर से ढकने की कुल लागत हमें ज्ञात करना है कि बाहर से ढकने की इसकी कुल लागत कितनी होगी। दोस्तों इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा और कुल पृष्ठीय, दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाता हूँ कि एक क्वेश्चन है, इसका हम किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। ये एक शंकुआकार इसके अंदर तंबू दिया हुआ है। यदि हम एक शंकुआकार तंबू बनाएं, ये अपना शंकुआकार तंबू हो जाएगा। इसमें क्या लिखाया गया है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 7 मीटर है। इसकी जो त्रिज्या है 7 मीटर दी हुई है हमें, और इसकी जो ऊंचाई है वो हमें कितनी दी गई है, ये ऊंचाई हमें दी गई है इसकी 24 मीटर है, 24 मीटर दी गई है। अब हमें क्या निकालना है कि इस पूरे तंबू को ढकने में जो कुल लागत है वो निकालनी है, और इस जो कपड़े की लागत है वो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम निकालें तो इसकी तिर्यक ऊंचाई हमें करनी होगी, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है। एल का मतलब क्या होता है कि तिर्यक ऊंचाई होती है पाई आर। पाई इसमें 22/7 लेंगे, आर इसमें अंदर 7 दी हुई है, हमें एल की जगह हमें रखना है। तो दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। यहाँ पर देखें समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का ये फार्मूला लग जाएगा। हम कैसे करेंगे, यहाँ पर कर्ण की स्क्वायर बराबर में आधार कितना है 7 की स्क्वायर प्लस में 24 की स्क्वायर, इस प्रकार से हम करेंगे। तो अपना यहाँ पर हमें ये निकालनी है तिर्यक ऊंचाई इसकी, तो ये निकालेंगे तो यहाँ पर 49 प्लस में 576 ये इसके वर्गमूल में आ जाएगा, 625 आ जाएगा वर्गमूल में। तो ये 25 इसकी आ जाएगी, ये 25 आ जाएगी तो गुना में हम इसकी 25 कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 22 की और 25 की गुना करेंगे हम तो 250, 500, 550 आ जाएगा, 550 आ गया, 550 वर्ग मीटर आ गया। और 1 वर्ग मीटर की 10 रुपये कीमत है, तो इसकी 10 कीमत है तो हमें इसका 5500 रुपये आ जाएगी इसकी लागत। इसकी जो लागत होगी वो दोस्तों 5500 रुपये आ जाएगी, जो कि डी ऑप्शन के अंदर लिखी हुई है। इस तंबू को ढकने की जो लागत है दोस्तों, इसके अंदर फार्मूला बेस क्वेश्चन है, सिर्फ हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए जो पाई आर एल है वो यदि हमको पता है तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों इन क्वेश्चंस में यदि आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हो। मैं कमेंट के माध्यम से आपको जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई देने की, उसका सोल्व करने की दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में वो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। अब दोस्तों अब हम आगे अपना जो मैथ का जो क्वेश्चन है उसको हम देखें तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा सेट से औसत युग्म का मिलान गलत है, ये दोस्तों हमको बताना है। तो इसके अंदर 4 सेट दिए गए हैं। क्या दिया गया है 1, 3, 5, 7 और ये हमें 4 इनका औसत दिया है। 1, 3, 4, 9, 16 4 संख्याएँ हैं तो 4 ही इनका औसत आ जाएगा। ठीक है, ये तो आगे हमें 4, 6, 8 दिया गया है, इनका औसत हमें 6 दिया गया है तो 14, 18, 18 की हम 6 से करेंगे। 3 संख्याएँ हैं 3 से करेंगे तो 6 इनका औसत आ जाएगा, ये भी ठीक है। आगे हम देखें तो 3, 5, 7, 9 दिया गया है और इनका औसत हमें 7 दिया गया है। तो 16 और 5, 21, 24 बटे में 4 करेंगे तो इनका औसत हमें 6 आना चाहिए था, न कि 7। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। आगे इसमें 2, 4, 6, 8, 14, 18
और हमें 20 इसकी संख्या आ जाएगी, 4 से भाग देंगे तो 5 इसका एलसीएम वो अपना औसत आ जाएगा। ये ठीक है अपना डी ऑप्शन, केवल यही गलत है क्योंकि इसका औसत जो है 6 आना चाहिए था जबकि इसमें 7 दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% कम प्राप्त किए। यदि सी ने 80 अंक प्राप्त किए हो तो ए की अंक में निकालना है कि ए की अंक वो दोस्तों कितने होंगे। किस प्रकार से निकालेंगे, ए बी सी 3 व्यक्ति है, ए बी सी, सी ने इसमें दे दिया कि 80 अंक प्राप्त किए हैं और बी ने सी से 25% कम, इसका 25% हम निकालेंगे तो 20 आएगा, तो इसने 60 अंक प्राप्त किए हैं। ए ने बी से 20% अंक, इससे 20% अधिक है यानी 12 अंक प्राप्त किए फालतू, तो इसने 72 किए होंगे। तो इस प्रकार से ए का आ जाएगा स्कोर 72, तो 72 जो नंबर है इसके आ जाएंगे, तो डी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमें क्या दिया गया है, हमें ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। हमें क्या दिया गया है, 3 ए बराबर 2 बी बराबर 4 सी। दोस्तों हम इसको इक्वल कर लेते हैं, इनका यदि हम एलसीएम निकाल के देखें तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब हम इन सभी को 12 कर लेते हैं। 12 करेंगे तो इसको हम 4 से करेंगे गुणा, इसको 6 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, तो यही इसका औसत आ जाएगा 4 6 3। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इसका हम एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। अब हम इन सभी को 12 कर लेंगे, इन सभी को 12 करेंगे तो इसको 4 से गुणा, इसको 6 से गुणा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यही इसका औसत 4 6 3 इसका औसत हो जाएगा। आगे हमें क्या पूछा है कि ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर। हमें इसके अंदर निकालना क्या है कि ए प्लस में बी, हमें निकालना है कि ए को और बी को हम यदि जोड़ते हैं तो इसका क्या आएगा। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन इस शिफ्ट के अंदर देख सकते हैं हम जब मैथ के, हालांकि यदि हम ऑल ओवर इस शिफ्ट को देखें तो थोड़ा हमें हार्ड लगती है, लेकिन कुल मिलाकर यदि हम इस शिफ्ट के जो क्वेश्चन देखें मैथ के 4 या 5 क्वेश्चन को छोड़कर दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार इसीलिए दोस्तों मेरे हिसाब से जो फर्स्ट शिफ्ट अपनी हुई थी वो सबसे ज़्यादा हार्ड थी, क्योंकि उसके अंदर हमें यदि जीके के प्रश्न देखें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के, यानी वो HSC लेवल का पेपर था ही नहीं मेरे हिसाब से। वो जैसे HPSC पेपर लेती है वो HPSC के लेवल का क्वेश्चन पेपर उन्होंने बनाया हुआ था। तो ये जो मैं बताऊं कि सबसे हार्ड शिफ्ट है वो 26 सुबह की जो पहली शिफ्ट है, सबसे बाद में हम इसको कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पर ये हार्ड अपनी शिफ्ट बनती है। तो आगे हम देखें तो इसके अंदर ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर बराबर में 29। ए बी हमें ए बी की गुणा में 10 दी गई है, ए प्लस बी हमें निकालना है। दोस्तों हम दो ऐसी संख्याएं लें यदि उनकी हम स्क्वायर करें तो 29 आ जाए, 5 की स्क्वायर करेंगे प्लस में 2 की स्क्वायर करेंगे, इनका हमारा अपना कितना आ जाएगा 25 प्लस में 4 29 आ जाएगा। 5 की और 2 की हमने मानी, 5 और 2 की गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 7 2 को हम जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 इसका उत्तर होगा जो कि बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा HCF और LCM के बीच में गलत संबंध देता है। दोस्तों इसमें सभी ऑप्शन ठीक है, लेकिन बकाए डी के। डी क्या कहता है कि इसके अंदर हमें पता है कि किसी दो संख्याओं का HCF के गुणा में LCM, ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्याओं के जो गुणा जो होती है उनकी गुणा होती है उनके बराबर होता है। लेकिन इसमें दोस्तों भाग दिया हुआ है कि ए भाग में बी कर दिया, ए भाग में बी की बजाय यहाँ पर ए गुणा में बी आएगा, तो भी ये ठीक हो जाएगा। तो इसके अंदर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा जिसमें डी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर तो ठीक लिख दिया, लेकिन यहाँ पर ए भाग में बी दे दिया इसने, तो ये गलत हो गया। बाकी इसके सभी ऑप्शन ठीक है। आगे हम देखें तो इसका कौन से नंबर का क्वेश्चन आता है। कोई 1-2 क्वेश्चन और इसके बचते होंगे, वो भी हम इसके करते हैं। दोस्तों इसके 3 क्वेश्चन और रहते हैं इस बुक के अंदर, उसको हम देखते हैं कि दिए गए सेलिब्रेशन के अक्षरों का प्रयोग करके 3 विकल्प बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक अक्षर का प्रयोग करके केवल एक बार ही हमें प्रत्येक अक्षर का प्रयोग करना है। तो एक विकल्प नहीं बनाया जा सकता, उसको देखना है। दोस्तों इसमें सेलिब्रेशन दिया गया है CELEBRATION, ये दिया गया है। और इसमें हमें क्या बनाना है, सबसे पहला दिया गया है इसके अंदर ELCECTRIC, ये दिया गया है। जो इसके अंदर दोस्तों मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ कि ELECTRIC, इलेक्ट्रिक शब्द इसमें दिया गया है। जो इलेक्ट्रिक शब्द है वो हम इससे बना सकते नहीं बना सकते। ई इसके अंदर 2 बार है, हम ये यूज कर लेंगे। अल जो वो हम कर लेंगे,
सी इसके अंदर दिया हुआ वो हम कर लेंगे, टी भी दिया हुआ इसके अंदर, आर भी दिया हुआ इसके अंदर, आई भी दिया हुआ है, सी इसके अंदर 2 बार नहीं है, जबकि हम एक अक्षर का प्रयोग एक बार ही कर सकते हैं। तो ये हम पहला ही अपना उत्तर सही हो जाएगा, तो ये हम नहीं बना पाएंगे। इलेक्ट्रिक के अंदर 2 बार सी आने के कारण सेलिब्रेशन में 2 बार सी नहीं है, तो ये हम नहीं बना पाएंगे। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। एक निश्चित कोड में बास्केट को, जो ये बास्केट है BASKET, इसको कैसे लिखा गया है, $5 का निशान आगे, फिर इसमें किस प्रकार का सिंबल है 3, फिर प्रतिशत, और फिर इसमें हैश का निशान देके 1 लिखा हुआ है। तो आगे इसमें लिखा हुआ है कौन सा वर्ड है, इसमें ट्राइड कि TRIED, इसके लिए कौन सा यूज किया गया है इसमें कोड, 1 4 स्टार दे दिया बाद में, फिर हैश, फिर 2। अब हमें निकालना कि इसका इस बेस पर स्क्रिप्ट का निकालना है, SKIRT का निकालना है। इसका यदि हम करेंगे दोस्तों, ये T है यहाँ पर, तो S का इसमें क्या दिया हुआ है, S के तीसरे नंबर पर देखेंगे तो 3 आ जाएगा। इसमें K का हम देखेंगे, K का S के आगे ही ये परसेंटेज आ जाएगा। I का किस में दिया हुआ है, तीसरे नंबर पर देखेंगे तो स्टार आ जाएगा। R का हम देखेंगे तो इसके अंदर 4 आ जाएगा। I का हम देखेंगे तो इसके अंदर I का, ये यहाँ पर T है, T का कितना आ जाएगा इसमें 1, तो यही आ जाएगा। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर जो C है, जिसमें 3% स्टार 4 1 लिखा गया है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका C उत्तर है, उसको हम सही करेंगे। अपना जो दोस्तों इसके अंदर प्रश्न आता है 74वें नंबर का, 3 दोस्तों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, जब बिल मिला तो अमिता ने वीना के भुगतान का 2/3 भुगतान किया और वीना ने तान्या के भुगतान का 1/2 भुगतान किया। वीना ने बिल का कितना हिस्सा चुकाया, ये हमें निकालना है। दोस्तों 3 दोस्त थे, वो तीनों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, और उनको खाना खाने के बाद में जो उनका बिल मिलता है उसको दोस्तों उसके में जो चुकाने के आधार पर इस क्वेश्चन को हमको करना है कि वो 3 दोस्त थे, तीनों ने किस प्रकार से पैसे चुकाए हैं, और उस आधार पर हमें वीना ने का निकालना है कि वीना ने बिल का कितना हिस्सा चुकाया होगा। अमिता ने वीना के भुगतान का, 3 व्यक्ति है, अमिता है, वीना है और एक तान्या है, ये 3 है। इसमें लिखा है कि अमिता ने वीना के भुगतान का 2/3 भुगतान किया, वीना ने तान्या के भुगतान का 1/2 किया, वीना ने बिल का, वीना का निकालना है, वीना का हमको पता नहीं है तो हम इसका x मान लेते हैं। और ये कहता है कि अमिता ने वीना के भुगतान का 2/3 चुकाया है, इसका 2/3 इसने चुकाया है, इसका 2/3 इसने चुकाया है, इसका हम 2/3 करेंगे, ये आ जाएगा। ये इसने चुका दिया, वीना के भुगतान का 2/3 चुकाया है, और वीना ने तान्या के भुगतान का 1/2, इसका 1/2 ये चुका रही है। तो मान लीजिए इसका हम यदि x माने तो ये x/2 हो जाएगा, यानी जो तान्या का ये 1/2 चुका रही है, तो हम यहाँ पर भी x/2 कर देंगे, तो ये अपना आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर क्या है कि जो तान्या है, तान्या का वीना चुका रही है आधा, तो हमने जो इसका x माना तो ये आधा हो गया, और ये जो अमिता है ये इसका चुका रही है 2/3, तो इसका हमने 2/3 कर दिया। अब हम इसको करके देखें, 2x/6 आ जाएगा, इसका x/2 आ जाएगा, इसका अपना x आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। बिल तो ये तीनों मिलकर चुका रही है, तो तीनों मिलकर चुका रही है, तो हम यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, तो एक एलसीएम लेंगे हम, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, इसका 12 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x, यहाँ पर अपना 6x आ जाएगा, यहाँ पर अपना 12x आ जाएगा। ये इनका टोटल बिल आ जाएगा। टोटल बिल इनका देखें हम कितना आया, 4 10 12 22x बटे में 12 आ गया, ये इनका टोटल बिल आ गया ना, यानी 4 10 और 22 बटे x। इसने वीना का पूछा, तो वीना ने कितना चुकाया है, x/2 चुकाया किसका है, इसका चुकाया है। अब हम इसको कर देंगे, इसको हम करेंगे तो x/2, नीचे वाली उल्ट जाएगी, 12/12x, 22x, x से x कट जाएगा, ये काटेंगे तो ये 6 पकड़ जाएगा, ये काटेंगे 2 पकड़ जाएगा, 3 और 11 आ जाएगा, तो 3/11 इसका उत्तर आ जाएगा। तो वीना ने 3/11वां भाग चुकाया है। दोस्तों सबसे पहले हमने इसका x माना, ये इसका आधा चुका रही है 1/2, तो हमने इसका आधा कर दिया। ये इसका 2/3 चुका रही है, तो हमने इसका 2/3 कर दिया। ये इसको हमने, ये अपनी संख्या आ गई। अब हमने एलसीएम लिया तो अपना टोटल बिल आ गया, कितना आ गया 22x/12। इसमें से वीना कितना चुका रही है, ये
इस बिल का इतना चुका रही है, तो हम इतना यदि हम ज्ञात करेंगे तो ये हम इसका मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो ये उल्ट जाएगी, तो उल्टने के बाद में यदि हम काटेंगे तो उसका 3/11 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना जो चौथी जो शिफ्ट हुई थी उसके जो मैथ और जो रीजनिंग के प्रश्न है उसका हमने सोल्यूशन कर दिया है। दोस्तों 1-2 क्वेश्चन इसके चित्र के रहते हैं और दोस्तों चित्र की अपनी जो से आंसर की आ चुकी है, तो उसके अंदर आप दोस्तों देख सकते हो कि उसका क्या उत्तर होगा। इसमें कोई बड़ी उसके अंदर ऐसी कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। तो दोस्तों मेन जो क्वेश्चन थे इसके अंदर मैथ और जो रीजनिंग के वो हमने सभी का सोल्यूशन इसके अंदर कर दिया है। दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले हमने एक HSC के जो नॉर्मलाइजेशन जो उसका रूल है, जो फार्मूला है, उसकी दोस्तों हमने एक डिटेल वीडियो इसके अंदर डाली हुई है, तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हो ताकि आप अपने अंक जो है उसका आप सही प्रकार से एस्टिमेट लगा सको। दोस्तों उसका जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ पर भी जाके वो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों अब हम जस्ट आगे हरियाणा पुलिस पर वो जो कट ऑफ पर दोस्तों जो इम्पोर्टेंट हमारी जो वीडियो जो बनती है, जो हमारे टॉपिक बनते हैं, जो हमारी जानने की इच्छा होती है, उस पर दोस्तों हमें वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।